रोल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आज का स्वागत है। हम बच्चों पढ़ चुके अब तक हिंदी स्पर्श के वे चैप्टर जो आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं। ठीक है, उनके क्वेश्चन आंसर्स अब से पहले जो चैप्टर है उनके कर चुके हैं। आज हम करेंगे पाठ तोप जो है, जिनका कवि है वीरेंद्र डंगवाल। इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन आंसर शुरू करें, जिसने ये वीडियो ना देखी हो कि भाई तोप के लेसन की, पहले लेसन पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो लेसन पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे जो चैनल है उस पर जाना पड़ेगा। उस पर जाओ, लेसन को पढ़ो एंड देन क्वेश्चन आंसर्स करो, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चे शुरू करते हैं आपके पाठ तोप कक्षा 10 स्पर्श। शुरू करते हैं चैप्टर। फटाफट कर दिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर दो फटाफट। कलर 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 ब्लू देखते हैं आज, है ना। विरासत में मिली चीजों को बड़ी संभाल क्यों होती, कोई भी चीज जो हमें विरासत में मिलती है ना, तो उसको हम संभाल के क्यों रखते हैं, ऐसा क्या रीजन है कि हमें उसे संभाल के रखना पड़ता है। विरासत में मिली चीजों को, विरासत में आपके मम्मी पापा आपको कुछ भी दे सकते हैं, मम्मी पापा देश के द्वारा किसी भी द्वारा, तो हमें उसे संभाल कर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि विरासत में मिली जो चीजें होती है हमारे पूर्वजों, उनके इतिहास, संघर्षों, उपलब्धियों का प्रतीक होती है। ठीक है, कि किस तरीके से हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने उस चीजों को उपलब्ध किया है, उसका इतिहास किया और संघर्ष किया है। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और तत्कालीन समय में की गई भूलों या सफलताओं का बोध कराती कि जो भूलें उस समय की गई हैं उन भूलों से आप बचे, और सफलताएं क्या क्या सफलताएं मिली हैं, इनसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा तथा सीख मिलती है। इसलिए इन्हें अमूल्य धरोहर मानकर बड़ी संभाल और सम्मान के साथ रखा जाता है। इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है, पाठ्य पुस्तक का भी क्वेश्चन है आपके ये। कविता से ज्ञात होता है कि यह जो तोप है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समय संग्राम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई थी। ये तोप है, से हमें पता लगता है कि 1857 में जो पहला वॉर हुआ था स्वतंत्रता संग्राम का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ये तोप लाई गई थी। उस समय इस तोप ने अनेक वीर सेनानियों को मौत के घाट उतारा था और जबरदस्त विनाश मचाया था। वर्तमान में यह तोप कानपुर के कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर धरोहर के रूप में रखी गई है तथा साल में 2 बार चमकाई जाती है। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है, अब तोप रखी हुई है तो हमें क्या सीख दे रही है वो। ठीक है, तो हमें 2 मुख्य सीख देती है। पहली क्या, कोई भी अत्याचारी सत्ता या शक्तिशाली कितना भी भीषण क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है। पहला तो सीख ये देती है, कोई कितना भी अत्याचारी हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित है, अंत निश्चित है। ठीक है, दूसरी सीख हमें देती है कि हमें भविष्य में किसी भारी अनुचित ताकत या कंपनी को देश पर हावी नहीं होने देना चाहिए ताकि हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। ठीक है बच्चों, तो अब क्या सीख दे रही है, 2 सीख दे रही है कि किसी भी अत्याचारी का या शक्ति का कोई हमेशा परमानेंट नहीं रहती, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है, और हमें भविष्य में कभी भी किसी भारी ताकत या कंपनी को देश पर हावी नहीं होने देना। कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है, तो ये 2 अवसर कौन कौन से हैं। नेचुरली बात है, एक 26 जनवरी को और एक 15 अगस्त को, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, इन अवसरों पर ऐतिहासिक धरोहरों की साफ सफाई और देखभाल की जाती है। ठीक है बच्चों, पता लग गया चौप तोप कब चमकाई जाती है, चौप। ठीक है, नेक्स्ट। कंपनी बाग के मुहाने पर कौन सी तोप रखी गई है, उसकी देखभाल किस प्रकार की जाती है। कंपनी बाग के मुहाने पर यानी मुख्य द्वार पर, मुहाना होता है मुख्य द्वार, मेन गेट पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक तोप रखी गई है। इसकी देखभाल विरासत की तरह बड़ा संभाल कर की जाती है, उसे वर्ष में 2 बार चमकाया जाता है। तोप आने वाले सैलानियों को अपने बारे में क्या बताती है,
तोप कंपनी में आने वाले सैलानियों को बताती है, वह जमाने में बहुत ज्यादा पावरफुल और घातक थी। उसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अच्छे अच्छे शूरवीरों और जाबाजों की धज्जियां उड़ा दी है। ये बताती है आने वाले सैलानियों को वो कभी अपने टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन अब उसकी पावर खत्म हो चुकी है। वर्तमान समय में तोप की क्या स्थिति है, बच्चे और पक्षी उसका क्या उपयोग करते हैं। अब तो पूरी तरह निष्क्रिय प्रभावित हो चुकी है। अब छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी के खेल खेलते हैं। जो चिड़ैया है इस पर बैठ के आपस में गपशप करती हैं। ठीक है, यानी जो तोप है खाली हो चुकी, बिल्कुल बेकार हो चुकी है, यूं रख दिया निढाल। बच्चे बैठ जाएंगे और घोड़ा जाएगा, चिड़िया उड़ रही है वहां पे बैठ के गप्प गप्प हो रही है, चिड़िया की बातें कर रही है। गौरैया या चिड़िया तोप के भीतर क्यों घुस जाती है और यह दृश्य क्या संकेत देता है। गौरैया अपनी शरारी या घोंसला बनाने की तलाश में तोप के मुंह में घुस जाती है। ये देता है संकेत कि तोप कभी बारूद और विनाश उगलती थी, आज वह पक्षियों का आश्रय स्थल बन चुकी है और उसके विनाशकारी शक्ति का अंत हो चुका है। कविता में फारिग शब्द का क्या अर्थ है, इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। फारिग शब्द का अर्थ होता है मुक्त, खाली या फुर्सत में होना। कहते हैं मैं फारिग हो गया हूँ भाई, कहते हैं मैं मुक्त हो चुका हूँ, फुर्सत में आ चुका हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो चुका हूँ। कविता में इसका प्रयोग बच्चों द्वारा तोप पर घुड़सवारी का खेल खत्म कर लेने और तोप के खाली होने के संदर्भ में किया गया है। कवि वीरेंद्र डेंगवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के कीर्तिनगर में हुआ। वीरेंद्र डगवाल को उनके किस काव्य संग्रह के लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वीरेंद्र डगवाल को उनके काव्य संग्रह दुष्ट में स्पष्टता के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वीरेंद्र डगवाल की कविता की मुख्य विशेषता क्या मानी जाती है कि साधारण लोगों और हर्षीय परिस्थिति जीवन के विलक्षण ब्योरों तथा अनदेखी वस्तुओं जीव जंतुओं की कविता का आधार बनाना उनकी कविताओं का एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, तो आपको सबको पता है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, परंतु धीरे धीरे उसने क्या करा, उसने भारत की आंतरिक कमजोरी का फायदा उठाकर यहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया और शोषक बन बैठी। धर रखी शब्द का क्या अर्थ है, धर रखी मतलब होता है रखी गई। कहते नहीं वो कहाँ धरी है चीज, है ना, तो ये धरी मतलब होता है रखी हुई, ये संभाल कर रखी गई है। कविता में इसका प्रयोग 1857 के ऐतिहासिक तोप को कंपनी बाग में सजोकर रखने के लिए कहा गया है। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर गपशप करती है। इसको आपको स्पष्टीकरण करना है। इन पंक्ति में कवि ने क्या बताया है, एक टोंट मारा है ना, व्यंग किया है। जो तोप कभी बहुत सबको मारती थी, वह ध्वंस करती थी, ठीक है, सब में डर था, अरे तोप ले आया वो मार ना दे, ठीक है। जो तोप कभी 1857 में गर्जना करती थी, लोगों में भय पैदा करती थी, आज वो पूरी तरह बेबस और खिलौना बनकर रह गई है। जब बच्चे इस पर घुड़सवारी का खेल खेल कर हटते हैं तो चिड़िया बेखौफ होकर इस पर बैठकर गपशप करती है ना। ये जब बच्चे बच्चे हट जाते हैं तो कौन आ जाती है, चिड़िया आ जाती है। और समय बदलने में बड़े से बड़े अत्याचारी की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। अब इसका भी भाव स्पष्ट करना है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप हो, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इसका मतलब है यानी कोई कितना भी अत्याचारी क्यों ना हो, कितना भी क्रूर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत निकट है। संसार में हिंसा, अत्याचार और क्रूरता चाहे कितनी भी विकराल हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। तोप के मुंह में चिड़िया बेजा घुसना बैठना है। यह संदेश देता है कि शांति और प्रेम हिंसा की ताकत है, अतः बंदूक और तोप की ताकत पर विजय प्राप्त कर लेती है। क्रूर शासकों का घमंड एक न एक दिन अवश्य चूर होता है। पाठ प्रवेश के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि धरोहरें यानी प्रतीक दो प्रकार की कौन सी है, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। धरोहरें मतलब होता है प्रतीक, ठीक है, और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या है। प्रथम प्रकार की धरोहरें वे होती है जो हमें हमारे देश और समाज के प्राचीन सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक उपलब्धियों को बोध कराती है। पहले तो धरोहरें वे हैं जो हमारे देश
और समाज की जो प्राचीन सांस्कृतिक यानी महल, मंदिर इन सब की उपलब्धियों का बोध कराती है। ये हमारे मन में गर्व और प्रेरणा का भाव जागृत करती है। दूसरी धरोहर जो हमारे पूर्वजों द्वारा की गई भूलों और असावधानी और परिणाम स्वरूप सहे गए दुखों और दमन की याद दिलाती है। जैसे जलियांवाला बाग कांड हुआ था जी, ठीक है, और 57 की टॉप। ये धरोहर हमें संचेत करती है कि हमें भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए जिससे हमारी स्वतंत्रता पर पुनः संकट आए। हमेशा हम पास्ट से सीखते हैं, ठीक है। जो तोप कविता है इसका पेपर में आता क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करो कि कविता का मूल भाव क्या है। तो अब कविता का मूल उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी दमनकारी या अत्याचारी सत्ता स्थायी नहीं होती। ईस्ट इंडिया कंपनी को जिस तो अपने 1857 में असंख्य देशभक्तों को मौत के घाट उतारा, आज वही बच्चों के खेल का साधन और पक्षियों का बसेरा बन चुकी है। कवि उसके माध्यम से दो बात कहना चाहता है। पहला, समय कभी भी शक्ति का घमंड, कभी नश्वर मानव या सत्ता को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर समय अत्याचारी का मुंह बंद कर देता है। दूसरा, हमें अपने इतिहास की भूलों से सीख लेना चाहिए कि किस प्रकार व्यापार के बहाने एक कंपनी हमारी शासक बन बैठी। हमें सतर्क रहना चाहिए कि भविष्य में कोई अन्य शक्ति हमारी स्वतंत्रता ना छीन ले। यानी हम क्या होता है, हम हमेशा भूतकाल से सीखते हैं कि जो हमारा पास्ट हो चुका उसमें क्या गलती हुई, आगे वे गलती ना दोहराएं। हम्म तो आपका गद रूपांतरण समरी पोस्ट करनी है। इसकी समरी क्या है, समरी है इसकी। कानपुर के कमरी बाग के मुख्य द्वार पर 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम की तोप रखी गई है। विरासत में मिली अन्य वस्तुओं की तरह इसकी भी बहुत देखभाल की जाती है और साल में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसे चमकाया जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को यह तो बताती है कि अपने जमाने में वह बहुत शक्तिशाली थी। उसने बड़े बड़े वीरों के परखच्चे उड़ा दिए थे, परंतु आज समय बदल चुका है। अब वही तोप केवल बच्चों के खेलने के काम आती है, या फिर उस पर बैठकर चिड़िया गपशप करती है, कभी गोरैया उसके भीतर घुस जाती है। और यह दृश्य हमें क्या सीख देता है कि क्रूरता और अत्याचार की शक्ति चाहे कितने भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत निकट है। तोप कविता के शीर्षक की सार्थकता पर क्या, जो तोप कविता है उसका शीर्षक सही है। तोप कविता का जो शीर्षक है अत्यंत सटीक, सार्थक, विचारों तक विचारोत्तेजक है। पूरी कविता 1857 के संग्राम की ऐतिहासिक तोप के इर्द गिर्द घूमती। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें टंग ट्विस्ट हो जाती है। तोप शब्द सुनते ही मन में क्या या मन में आता है हमारे, आप अपने पेरेंट्स से पूछना बच्चे। तोप वर्ड आते हैं आपके मन में क्या, गो माय गॉड, मन में युद्ध, विनाश, दमन। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे संग बुरा व्यवहार किया था वो की छवि उभरती, परंतु कवि ने इस तोप के माध्यम से अतीत की विनाश से लेकर वर्तमान की उसकी बेबसी तक की यात्रा दर्शाया है। तोप केवल यह है, हत्या नहीं बल्कि अत्याचारी ब्रिटिश सत्ता की निरंकुशता और अथाहता उसके पतन का प्रतीक है। यह शीर्षक कविता की विषय वस्तु और संदेश को पूर्णतः अभिव्यक्त करता है। इतिहास हमें वर्तमान में किस प्रकार सतर्क करता है। इतिहास केवल बीती हुई बातों का ब्यौरा नहीं, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक होता है। तो अब हमें ये याद दिलाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल व्यापार करने के इरादे से नहीं आई, कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कि भारत में सिर्फ व्यापार करने के इरादे से आई थी। हमने स्वागत किया, परंतु हमारी जो आंतरिक फूट और असावधानी का लाभ उठाकर देश की शासक बन बैठी और देशवासियों पर अत्याचार किए। आज कंपनी बाग में रखी तोप हमें सतर्क करती है कि हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति हमेशा सजग रहें। हमें किसी भी ऐसी विदेशी आर्थिक या राजनीतिक शक्ति को हावी नहीं होने देना चाहिए जो हमारी आजादी के लिए खतरा बन सकते हैं। कंपनी बाग में तोप के वातावरण और बच्चों व चिड़ियों की गतिविधि क्या दर्शाती है। कंपनी बाग में तोप के आसपास सुबह शाम सैलानियों का आना जाना रहता है। तोप के ऊपर बच्चे बेफिक्र घूमते हैं, तो हम देखो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जब बच्चे खेल कूद के निकल जाते हैं तो क्या होता है, गोरैया आगे बैठ के गपशप करती है, उसके अंदर घुसती रहती है, बाहर घूमती रहती है। और ये हमें बताती है जीवान वातावरण दर्शाता है कि भय और आतंक का युग समाप्त हो चुका है, ठीक है। वीरेंद्र अग्रवाल
वीरेंद्र अग्रवाल की काव्य शैली की विशेषता का वर्णन तोप कविता के आधार पर कीजिए। आमतौर की आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा यदि इन्होंने जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया, तत्सम तद्भव किया, साथ युद्ध फारिग बला और देशज शब्दों का सुंदर मिश्रण है। प्रतीकात्मकता, तोप को उन्होंने निरंकुश सत्ता और अहंकार के प्रतीक के रूप में वर्णन किया है। सादगी में गहरा व्यंग किया है कि अत्यंत सरल शब्दों में वे इतिहास और सत्ता के पतन का गहरा जीवन प्रस्तुत करते हैं। दृश्यात्मकता, कविता पढ़ते ही कंपनी बाग तोप बच्चों की घुड़सवारी और गोरैया की चहल पर की दृश्य आंखों के सामने जीवंत हो उठते हैं। कविता तोप में निहित मानवीय मूल्य और जीव विशेषण यानी जीविका पर विचार व्यक्त कीजिए। कविता बताती है कि विनाश और हिंसा पर हमेशा निर्माण, शांति और जीवन ऊर्जा की जीत होती है। तोप विनाश का माध्यम थी, परंतु आज वही तो बच्चों के आनंद, पक्षियों के आश्रय का स्थान बन चुकी है। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति और मानव जीवन सदैव आगे बढ़ता रहता है। अहिंसा और भय का भाव तत्कालिक होता है, जबकि शांति, भ्रातृत्व और जीवन की चाहत स्थायी होती है। यह कविता हमें अहिंसा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती है। योग्यता विस्तार है इसमें। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पार्कों या बागों का होना क्यों आवश्यक है? ये तो आपको पता ही है क्यों आवश्यक है। पेड़ पौधे क्यों होने चाहिए? अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या कोई भी सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या है, पर्यावरण संतुलन और स्वच्छ वायु। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में वाहनों और कारखानों के प्रदूषण को कम करने के लिए हरे भरे पार्क फेफड़ों यानी ग्रीन लंग्स की तरह काम करते हैं और ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखते हैं। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, पार्क जीव नागरिकों को जो मॉर्निंग वॉक, व्यायाम यानी एक्सरसाइज, योगा और खेल-कूद के लिए एक स्वच्छ स्थान प्रदान करता है, जिससे तनाव दूर होता है। ठीक है? पार्क में बच्चे, वृद्ध और युवा एक साथ एकत्र होते हैं और आपस में संवाद और सामुदायिक भावना बढ़ती है। जैव विविध बायोडायवर्सिटी का संरक्षण, पार्क पक्षियों, गौरैया, कीट पतंगों, छोटे जो जीव होते हैं, उनका प्राकृतिक आवास होता है, जो कंक्रीट के जंगलों की तेजी से विलुप्त होता जा रहा है। कंपनी बाग का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है और इसे धरोहर के रूप में क्यों बनाए रखा गया है? कंपनी बाग जैसे कानपुर का बाग का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कराया गया। ये बाग गुलाम भारत में अंग्रेजों की शक्ति और मनोरंजन के केंद्र हुआ करते थे, आज उन्हें ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसलिए सहेज कर रखा गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां इतिहास से परिचित हो सके। ये बाग जहां एक और 1857 के शहीदों के बलिदान और संघर्ष की याद दिलाते हैं, वहीं दूसरी ओर ये आम जनता के लिए प्राकृतिक एवं मनोरंजक स्थल के रूप में भी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तो ये तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स थे बच्चों, ये आज आपके फिनिश होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से करिएगा। 10th क्लास बोर्ड की क्लास है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आज आपके यहाँ खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, अपने देश का, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करो और हमारा कंट्रोल